सबसे चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है जातिगत जनगणना, किसका फायदा, क्योंकि मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना करवाने का ऐतिहासिक फैसला किया है। अब जातिगत आंकड़े केवल सर्वे का हिस्सा नहीं बल्कि आधिकारिक जनगणना का अभिन्न अंग होंगे। इस फैसले को सामाजिक न्याय और पारदर्शिता की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। मोदी सरकार का यह मानना है कि पिछली सरकारों ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को केवल राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया, जबकि उन्होंने असली और पारदर्शी गणना से परहेज किया है। मोदी के एक और मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष, खासतौर पर राहुल गांधी के हाथ से सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा फिसलता हुआ दिख रहा है। लंबे वक्त से राहुल गांधी और विपक्ष जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बीजेपी पर हमलावर थे, लेकिन अब केंद्र के फैसले का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए सरकार के इस कदम से सियासी समीकरण तेजी से बदल सकते हैं और आज डिबेट में इसी मुद्दे पर हम करेंगे सबसे बड़ी चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक। जाति जनगणना कराएगी केंद्र सरकार। राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। राहुल के हाथ से छीना सबसे बड़ा हथियार। का सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। जनगणना में जातियों की भी होगी गणना। केवल जातिगत जनगणना करने के लिए जनगणना की जाए तो वो तो बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है। अब चूंकि जनगणना हो ही रही है, उसमें एक कॉलम ही तो बढ़ाना है, बिना खर्चे के काम हो रहा है तो कर दिया जाए। और फिर आखिर हो गया, इसका मानना है कि जो दबाव पड़ा जबरदस्त, उसका असर सबको देखने को मिल रहा है, मेरा मानना है। बीजेपी का तगड़ा वार, विपक्ष का पलटवार। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये कितना बड़ा फैसला है, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं और क्या कांग्रेस पार्टी इस फैसले का स्वागत कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बताया यही गया कि उनकी तरफ से लगातार इस मुद्दे को उठाया गया, चाहे सदन के भीतर हो या सदन के बाहर हो। लगातार अपनी चुनावी रैलियों में भी उन्होंने जो है पिछले दिनों इसका बराबर जिक्र किया। और अब बीजेपी की सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है तो कांग्रेस कह रही है कि हमारे आगे बीजेपी ने घुटने टेके हैं, ये राहुल गांधी की जीत है। दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने कहा कि यह लालू प्रसाद यादव की जीत है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने ही देश में सबसे पहले जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था और उनकी पार्टी लगातार इस मसले को, इस मुद्दे को उठा रही थी। आखिर ये किसकी जीत, किसको सबसे बड़ा फायदा और इसका राजनीतिक महत्व क्या है, इसे समझने के लिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले परिचय करवा दूं हमारे खास मेहमानों का। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, राजेंद्र आर्य, और साथ ही साथ हमारे साथ में आशुतोष रावत जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व डायरेक्टर रहे हैं चुनाव आयोग के, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे तब उनको लेंगे, लेकिन फिलहाल आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आशुतोष जी, ये बड़ा फैसला है, इसमें कोई शक नहीं है मोदी सरकार की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से कि जातिगत जनगणना सरकार करवाएगी। इसके राजनीतिक मायने क्या हैं सर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही, चाहे हमने पिछले लोकसभा इलेक्शन में देखा कि तमाम मंचों से राहुल गांधी इसकी मांग करते रहे, या हम 2010 में अगर बात करें तो जेडीयू, आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने संसद में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब भी यह मुद्दा उठाया था। देखिए, इस मुद्दे की अगर राजनीतिक आप स्कोप को देखना चाहें तो निश्चित तौर पर 2024 के जो लोकसभा चुनाव के परिणाम थे उस टैली को अगर आप देखेंगे तो यह मुद्दा कितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए था और कितना बड़ा कांग्रेस के लिए, इंडिया अलायंस के लिए था और एनडीए के लिए था। तो निश्चित तौर पर यह एक ऐसा मुद्दा था जिसके साथ में दोनों राजनीतिक दलों को एक बड़ा खामियाजा भुगतना और फायदा मिलने की स्थिति में यह मुद्दा अकेला एक ऐसा मुद्दा रहा जिसने चुनाव परिणामों को काफी हद तक
प्रभावित किया और इंडिया अलायंस को एक बड़ी बढ़त दिलाने में मुझे लगता है कि यह एक मुद्दा उनके पास एक ऐसे हथियार के तौर पर था जिसका उन्होंने फायदा भी मिला, उनको राजनीतिक तौर पर फायदा भी मिला और समाज के बीच में भी उनको स्वीकार्यता मिली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज जो यह फैसला लिया है, इसके बाद में अब इस चुनाव के राजनीतिक तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी ले पाती है जैसा कि उसने आज इसकी घोषणा करके की है, या अभी भी भारतीय जनता पार्टी को इंडिया अलायंस, कांग्रेस, जेडीयू, समाजवादी पार्टी का मुकाबला इस मुद्दे पर करना पड़ेगा। इसकी अग्नि परीक्षा मुझे लगता है कि शायद जो बिहार के अक्टूबर नवंबर में चुनाव है उसके परिणामों से शायद हमको देखने के लिए मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो यह कदम बढ़ाया है और जिस तरह से कास्ट इक्वेशंस को मैनेज करने की कोशिश की है, क्या उसमें उसको वाकई राजनीतिक तौर पर धरातल पर भी फायदा मिला या विपक्षी दलों को, इंडिया अलायंस को ही इसका क्रेडिट जनता देगी। मुझे लगता है कि शायद विधानसभा चुनाव के जो परिणाम, बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, उनकी स्थिति ज्यादा स्पष्ट होगी। हेमंत जी, बिल्कुल। अमीन साहब, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या मायने हैं इसके? यह बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से किया गया और लंबे वक्त से इस तरह की मांग उठ रही थी। देखिए, जहां तक सवाल इस बात का है कि इस गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और बहुत पुराना डिसीजन था जिसको कि इम्प्लीमेंट किया गया है। जैसा कि आप देखेंगे इतिहास के पन्नों में कांग्रेस के किया गया था, इतने साल की बात है, 1931 में पहला किया गया था जनगणना, उसके बाद 2011 में की गई, लेकिन उसकी कोई जनगणना नगण्य हो गई क्योंकि उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला, कहीं कुछ विटनेस भी नहीं मिले आज तक। आप देखेंगे कि 1904 ईयर्स के बाद, 1930 के बाद 1904 ईयर्स होते हैं, उसमें आप पहली बार देख रहे हैं कि 2025 में ये सरकार लेके आई है और जिसका कारण है कि आप देख पा रहे हैं कि आज पूरी देश इस बात की गवाही दे रहा है कि इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और इस डिसीजन लेने के बाद जी। अमीन साहब, मैं वापस आ रहा हूं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। अमीन साहब, आपकी आवाज थोड़ा सा क्लियर करवा लेता हूं, उसके बाद मैं वापस आता हूं। नवीन शर्मा हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। नवीन शर्मा जी, राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि आखिरकार अचानक से सरकार को इसकी याद कैसे आई और डेट क्या है जब जातिगत जनगणना सरकार करवाएगी? याद तो राहुल गांधी जी को भी अचानक ही इसकी आई थी। जातीय जनगणना का बेस मैं आपको बता दूं, 1881 में पहली बार अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना की थी और जो 1931 तक बरकरार चली और उसके डाटा भी सार्वजनिक किए गए। 1941 में जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए और पहली बार स्वतंत्र भारत के कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि जातिगत जनगणना देश में विघटनकारी हो सकती है। इसलिए 47 के बाद से, आजादी के मिलने के बाद से, कैबिनेट के, स्वतंत्र कैबिनेट के डिसीजन के बाद से जातिगत जनगणना का विषय कभी ध्यान नहीं आया। अचानक ध्यान कब आया? 2023 में पहली बार राहुल गांधी को यह सब याद आने लगा। और आप मुझे 2023 से पहले का राहुल गांधी का सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल ट्वीट ऑफिशियल अकाउंट से जारी किया गया एक सिंगल लाइन, एक पैराग्राफ बता दीजिए कि 2023 से पहले कभी जाति की जनगणना की बात राहुल गांधी ने की हो। तो दरअसल जो अचानक जो याद आया है, तो अचानक तो राहुल गांधी जी को ये याद आया है। और अगर ये कहते हैं राहुल गांधी कि हम इस बात को जातिगत जनगणना के प्रबल पक्षधर रहे हैं शुरू से, तो इंतजार किस बात का कर रहे थे? ये सवाल भी उनसे पूछा जाना चाहिए। लंबे समय कार्यकाल में रहने के बावजूद या तो यह मान लिया जाए कि इनको मोदी जी से बहुत सारी उम्मीदें हैं और जो काम छोड़ दिए गए उनको भी ये मोदी जी से कराना चाहते हैं, या तो ये मान लिया जाए, या फिर इस बात का जवाब ये खुद ही दे सकते हैं कि जिसको ये अचानक बता रहे हैं उसको तो कैसे अचानक मान लिया जाए। और जो ये इतना जो लंबे समय का कार्यकाल कांग्रेस ने निकाला देश में, वो सब कैसे भूला जा सकता है? तो ठीक है, दरअसल अचानक जैसा कुछ नहीं है, समय पर। जी बिल्कुल, मैं आता हूं वापस। राजेंद्र आर्य साहब, जो सवाल बीजेपी उठा रही है उनका जवाब तो दीजिए, लेकिन विपक्ष जो बीजेपी है वो ये भी कह रहे हैं कि हमने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है कि ना तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष उसका जश्न मना पा रहे हैं, ना ही विरोध कर पा रहे हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी, उन्होंने कहा कि सरकार का जो कदम है उसका समर्थन करते हैं। देखिए हेमंत जी, जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है या इस मोदी सरकार की बात है, तो निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि लगातार जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया
तब इस सरकार ने लगातार मतलब जातिगत जनगणना, ओबीसी की जातिगत जनगणना के खिलाफ मतलब हल्फनामे दायर किए कि हम जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे। तो ये इस सरकार का पूरी तरीके से अपनी जो नीति है उस नीति से यू टर्न है। हम यहां पे ये पूछना चाहते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर और चुनाव सभाओं के अंदर और देश के अंदर, आपको पता है कि चाहे भारत जोड़ो यात्रा की बात हो जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली 3700 किलोमीटर की, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात हो जो मणिपुर से लेके गुजरात तक चली 6700 किलोमीटर की, उसमें करोड़ों लोगों से बात करके इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़ों से बात करने के बाद में उन्होंने इस चीज को तय किया कि वास्तव में इस देश की वास्तव में जो जरूरत है वो है हिस्सेदारी न्याय, भागीदारी न्याय। तो हमने अपने तमाम चुनाव घोषणा पत्रों में उस दौरान जितने भी चुनाव हुए, चाहे राज्यों के हुए चाहे केंद्र सरकार के हुए, तो हमने हिस्सेदारी न्याय, भागीदारी न्याय को रखा। हमने कहा कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उसका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यह सरकार लगातार इधर उधर की बातें करती रही कि साहब ये देश को बांटना चाहते हैं। ये आज उस सरकार के मुखिया से यह पूछा जाना चाहिए कि आपने जो कोर्ट के अंदर जो हल्फनामे दिए थे उससे आप एकदम से यू टर्न ले गए। आप जो कहते हैं वो करते हैं, और ये कोई पहला यू टर्न नहीं है। चाहे किसान आंदोलनों की बात हो, चाहे और भी तमाम मुद्दों की बात हो, सरकार मतलब हमेशा यू टर्न लेती है। लेकिन यहां पे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि ये सरकार किस डर से जातिगत जनगणना को यहां पे करना मंजूर कर रही है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे महिला आरक्षण की बात की तो इन्होंने कहा कि साहब 2033 से पहले वो लागू ही नहीं हो सकता। दूसरा मैं आपको कहना चाहता हूं, इस सरकार ने 3.5 साल से अधिक समय तक इस देश की जनगणना को रोके रखा। उस जनगणना को रोके रखने के बाद में करीबन इस देश के 12 करोड़ देशवासियों को जो हमारा सस्ता या राशन मिलता है वो राशन नहीं मिला। वो तो ठीक है, लेकिन बीजेपी यही आरोप आप पर लगा रही है जो आज आप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब भी कांग्रेस सत्ता में हुई सिर्फ जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहकर के जातिगत जनगणना के नाम पर आपने राजनीति की। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं 89 के अंदर बीपी सिंह जी की सरकार थी, मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू हो रही थी। इस सरकार ने बीपी सिंह की मतलब भाजपा ने बीपी सिंह की सरकार गिरा दी थी सिर्फ मंडल कमीशनों की सिफारिश से, और आरक्षण नहीं लागू। 93 के अंदर हमने पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने जब मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू की, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया और तमाम उन शिक्षण संस्थानों में, चाहे निजी शिक्षण संस्थानों के अंदर, उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर जब रिजर्वेशन दिया, तब वहां के जब पूर्व के इनके बीजेपी के बड़े नेता थे जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने इस बात का कड़ा विरोध किया था। तो बीजेपी का चाल चेहरा और चरित्र ये भी तो सच है राजेंद्र जी, ये भी तो सच है कि 2010 में सबसे पहले जेडीयू, आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने संसद में जब इस मसले को उठाया, पी चिदंबरम ने मना कर दिया था कि हम ऐड नहीं कर सकते 2011 के सेंसस में से। देखिए हेमंत जी, और आज विषय है, इस पे जी, आज अखिलेश यादव का सदन में दिया गया वो बयान लगातार वायरल हो रहा है सर, जिसमें कह रहे हैं कि एक वक्त था जब कांग्रेस जो है वो जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं थी, बाकायदा सदन में बोला उन्होंने। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ओबीसी को उसके अधिकार देने की बात कही है। आज देश के अंदर पहले पिछड़े वर्ग आयोग की गठन की बात हो तो 1953 के अंदर उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने काका कालेलकर साहब के नेतृत्व में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया था, और इस देश के अंदर मंडल कमीशन की सिफारिश से और आरक्षण देने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने ही किया। तो आज इस बात का कृपा करके ये बीजेपी वाले लोग भ्रम ना फैलाएं, क्योंकि ये देखिए, ये एससी एसटी के आरक्षण के भी विरोधी है। आरएसएस ने अपने तमाम पत्रों के अंदर इस बात का हमेशा से जिक्र किया है। मोहन भागवत जी ने तो यहां तक की भी कहा कि हम आरक्षण की समीक्षा करवाएंगे, जबकि हमने इस आरक्षण को 1951 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब एससी एसटी का आरक्षण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, तो हमने 15(4) का कानून बनाकर इस आरक्षण को संवैधानिक अधिकार के तहत मान्यता दी। तो आज ये लोग इस तरीके की बात नहीं करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सामाजिक न्याय के मुद्दे को सर्वोपरि रखा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, नवीन शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सामाजिक न्याय को हमेशा से कहा है। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, ये सरकार नहीं करवाएगी तो हम करवाएंगे। और मोदी जी को हम आज कह रहे हैं कि आप टाइमलाइन बताइए, आप बजट दीजिए,
आप ये बताइए कि आप कैसे करवाएंगे? सवाल ये है कि राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं अपने चुनावी राजेंद्र जी का जरा बोलना बंद हो जाए तो बजट भी बता दीजिए करूंगा, और कहीं चुनावी जुमला तो नहीं है ये भी बता दीजिए। एक बार जरा शांत हो जाए तो मैं बोलना चालू करूंगा। राजेंद्र जी ने यू टर्न की बात की, एक सिंगल सा एक सेंटेंस बोल रहा हूं, जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, किसका नारा था? यू टर्न। ये यू टर्न का जवाब है। खैर छोड़िए, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जो यहां बनता है हेमंत जी, जो आपको चैनल की तरफ से राजेंद्र जी से पूछना चाहिए, और बड़ा जेन्युइन सा प्रश्न है, आप परेशान किस चीज से हैं? जातिगत जनगणना के विषय में जो निर्णय ले लिया गया, आप इससे परेशान हैं या आप इसके क्रेडिट से परेशान हैं? दरअसल परेशानी क्या है, ये आपका प्रश्न एक बार मेरे ख्याल से राजेंद्र आर्य जी से बनता है। वो तो मैं कर ही लूंगा कि मुझे क्या पूछना वो तो मैं देख लूंगा। आपकी परेशानी क्या है? लेकिन सुनिए ना, नवीन साहब उन्होंने सवाल किया, राहुल गांधी ने सवाल किया कि आप डेट बताइए ना, ये कहीं जुमला तो नहीं है कि पहले कह दिया आपने कि और उसके बाद हम तारीख नहीं बताएंगे? सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल से हो चुकी है, सभी ने सुनी होगी, टोकने वालों ने भी सुनी होगी। संभावित है कि सितंबर से जनगणना जातिगत जनगणना का काम चालू हो जाएगा, साल भर के अंदर इसके आंकड़े सबके सामने आ जाएंगे। अगर कोई इस बात का प्रश्न चिन्ह लगाता है या इस बात की आरोप लगाता है कि आपने ये चुनावी जुमला इसको कहता है या चुनाव में इसका लाभ उठाने के उद्देश्य से कहता है, तो ये वो कदम हो सकता था जो लोकसभा चुनाव से पहले लिया जाता। सिर्फ एक राज्य के चुनावी लाभ लेने के लिए पूरे देश पर किसी कानून का इंप्लीमेंट किए जाने वाली बेवकूफ पार्टी मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ऐसे बेवकूफी भरे डिसीजन कहां लिए जाते हैं आपको बेहतर पता है। आर्य साहब जल्दी से रिएक्ट कर दीजिए, बाकी मेहमानों के पास भी जाता हूं जी। देखिए, इन्होंने जब नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर जातिगत जनगणना करवाई थी तो नीतीश कुमार के डीएनए को गाली दी थी और तमाम बिहारियों के डीएनए को गाली दी थी। आज जब उनके साथ देखिए तमाम है ना, मुद्दे पे बात हो तो हेमंत जी आप जरा डिबेट की कमान आपके हाथ में लीजिए, बात करिए। हाँ प्लीज आप हाथ में जब बिहार में अपनी जो सामने हार दिख रही है तो उन्होंने आनंद फानन में ये फैसला लिया, लेकिन ये पहली हार हो चुकी है। हम तो कह रहे हैं कि आपने ये किया, लेकिन आप समय सीमा बताइए, आप बजटरी प्रोविजन कीजिए और आप ये बताइए कि कैसे करेंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि तेलंगाना का जो मॉडल है ना, वो मॉडल अडॉप्ट किया जाना चाहिए। मतलब निजी क्षेत्र के अंदर भी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। कर्नाटक में तो आपकी सरकार थी ना, कर्नाटक में तो आपकी सरकार थी, फिर सर्वे के आंकड़े जारी क्यों नहीं किए गए, वो ये पूछना आपसे। आप पर इसीलिए तो आरोप लगता है साहब कि आप सिर्फ राजनीति करते हैं, सत्ता में रहते हुए आपने कुछ काम नहीं किया इस पर। मैं आपको सुनिए, और आप आज होड़ मची हुई है, गठबंधन के अलग अलग पार्टियों में भी होड़ मची हुई है। आर्य साहब, वो मैंने जिक्र किया कि कैसे सबसे पहले ये मुद्दा उठाने वाले, सबसे पहले ये मुद्दा इस देश में उठाने वाले, मैंने जिक्र किया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी, आरजेडी और जेडीयू थे, और आज तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये लालू प्रसाद यादव वो तमाम की जीत है। आप कह रहे हैं राहुल गांधी की जीत। इंडिया गठबंधन का अलायंस है, ये इंडिया गठबंधन के अलायंस की जीत है। इंडिया गठबंधन के लीडर है राहुल गांधी, आशुतोष जी ठीक है। इसलिए ये पूरा का आशुतोष जी, क्या जो बीजेपी कह रही है कि ये इतना बड़ा एक फैसला, ऐतिहासिक फैसला इस देश में कि विपक्ष का ट्रंप कार्ड बीजेपी ने छीन लिया? तौर पर जैसे हम बात शुरू करने से पहले भी कह रहे थे, निश्चित तौर पर आरक्षण की व्यवस्थाएं, जाति व्यवस्था और जाति की राजनीति, यह तीनों एक ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। और खासतौर पर आप नजर डालें उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक की राजनीति पर और पूरब से पश्चिम तक की राजनीति पर, तो समूचे देश में जातियों का जो एक राजनीतिक ताना बाना है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि तमाम राजनीतिक दल चाहते और न चाहते हुए भी उसका लगातार शिकार होते हैं। भारतीय जनता पार्टी या कुल मिलाकर के कहें कि अब तक की
केंद्र सरकारों का जो रुख जातीय जनगणना को लेकर के रहा, वो इस बार एक बार एकदम उलट हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो शायद अभी अगर मुझे लगता है, तो मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के भी दिमाग में कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव होगा, या राजनीतिक तौर पर एक फायदा लेने का, इंडिया अलायंस को थोड़ा पीछे हटाने का, एक ऐसा मुद्दा उनके हाथ से छीनने का जो भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर बहुत परेशान कर रहा था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वह मुद्दा इस जो आज बिल्कुल अमीन साहब इस फैसले से, इस ऐतिहासिक फैसले से किसको फायदा होगा? और जो कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि हम लगातार प्रेशर बनाए हुए थे और इसकी वजह से ये फैसला करना पड़ा, सरकार को यू टर्न करना पड़ा, जो लोग खिलाफ थे जातीय जनगणना के, उनको इस पर आना पड़ा। देखिए, कांग्रेस जो है पार्टी बड़ी हितैषी है देश की, इसने हमेशा देश का हित साधा है, और यही बात भी आज राहुल गांधी के सामने आई है कि उनके कहने से मोदी जी ने ये काम कर दिया। बहुत अच्छी बात है, उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, सबसे पहले उनसे उसी बात को पूछ लेता हूँ कि जब ये पावर पे थे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप इन्होंने बनवाई, पैसा लगा, सब कुछ हुआ, उसके बाद वो कहाँ चली गई? क्या माइनॉरिटीज को इन्होंने दे पाए कुछ? ये एक्चुअली खुद ही इस पार्टी के लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया कभी भी। अगर कमेटियां बनाई या जो भी फायदे देने की घोषणाएं की, वो सिर्फ घोषणाएं हुआ करती थी, प्रैक्टिकल तौर पे कभी भी जमीन पे उतर के नहीं आई। आप बता दीजिए अपने रिकॉर्ड से, ये बता दें मुझे, जो भी स्पोक्समैन बोल रहे थे कांग्रेस के, इस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहाँ है? कितने माइनॉरिटीज को इन्होंने क्या दिया, उसको क्या इम्प्लीमेंट कर पाए? यही कहेंगे कि हमने जिस तरह 2011 में रिपोर्ट बनाई थी, फिर मुझे समय नहीं मिला और हम लागू नहीं कर पाए, यानी कूड़ेदान में डाल दी। चाहे वो सेंसस की बात करिए 2011 की, चाहे ये सच्चर कमेटी की बात करिए, इनको हमेशा झूठ बोलने की आदत है। इसीलिए इस गवर्नमेंट ने जो बिल पास किया है और पास करके अपनी सीसीपीए में फाइनल कर दिया इस बात को और देश में लागू कर दिया। बहुत बुलंदी से अपोजिशन पार्टियां चाह रही थी कि इसको लागू किया जाए, तो इससे देश का हित सदा है, देश के लोगों को फायदा होगा। इसमें SC, ST, OBC तीनों ग्रुप को होगा, इससे जनरल को भी फायदा मिलेगा। आप देखिए, इससे इन लोगों में जॉब की सिक्योरिटी हो गई है कास्ट वाइज, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनको रिजर्वेशन मिलेगा और बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। हर जो कोई डेवलपमेंट का काम होगा और उसमें बेनिफिट सबको होगा। ये एक अच्छी बात है इस गवर्नमेंट की, उस बात की अच्छाई इनको करनी चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए कि इस गवर्नमेंट ने जो किया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। जो अभी तक एक लाल किताब लेके पूरी दुनिया में घूमते थे, पूरे देश में घूमते थे, लोगों को समझाते थे कि नहीं ये संविधान की बात है, भाई ये भी तो संविधान में है ना चेंजेस, या चेंजेस किए गए या फायदे दिए जा रहे हैं। इनके तरह नहीं है, ये अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, सच्चर कमेटी की गायब, 2011 की सेंसस बनाते हैं, उसका पता नहीं। ये अपने कर्नाटक में करते हैं सेंसस का और जातिवाद का, उसका पता नहीं। इसी तरह तेलंगाना का भी नहीं। आरिफ साहब जवाब दे रहे हैं आरिफ साहब बिल्कुल संक्षेप में। इसीलिए दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो हमारे जो ये चुनाव आयोग के अंदर गवर्नमेंट तो ये सुनना हर चीज पड़ेगा। सुन लीजिए मैं बताऊं आपको, आप बोल चुके आप सुन लीजिए। आपने सच्चर कमेटी की सिफारिश, आप बताइए ना, आप बताइए इस देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? आप बताइए इस देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? आपको पता है कि नहीं है? आप बताइए सच्चर कमेटी की सिफारिशों के लिए मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर कहा था कि 1544 सिफारिश से सच्चर कमेटी की लागू हो चुकी है। तो आप कृपा करके यार झूठ मत बोलिए। आप डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब हैं, लेकिन बिना पढ़े ऐसा कोई तथ्य मत दीजिए या किसी के कहने से ये बात मत कहिए। सच्चर कमेटी की सिफारिश से कांग्रेस पार्टी ने लागू की इस बात की तस्दीक का जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने हलफनामा दिया, उस हलफनामे से चेक कर लीजिए। अब सिर्फ झूठ बोलने के लिए और कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आप आगे बात करें। आप सच्चर कमेटी बताइए, क्या लागू किया आपने? तमाम लोगों को नौकरी आप लागू की? आज जो भी लगा इसमें प्रगति देश का समय बर्बाद हुआ, पार्टी की वजह से सर्वे हुआ, आज इस सरकार ने रिपोर्ट, अरे आप लोगों ने झूठ बातें की है देश के अंदर, आपको पता है। अभी गिना दूंगा आपको, महाराष्ट्र का भी एक कमीशन बना था, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? झूठ आप बोल रहे हो, जो वहाँ राइट्स हुए थे, उसका कमीशन कहाँ चला गया? अरे नहीं, मैं कई कमीशन बना दूंगा। आप सिर्फ जनता को बर्बाद किया, मोदी सरकार ने खुद जनता को दायर करके पगलाया है, और उसका नतीजा है
कि आज आप साइड कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, नहीं तो जनता आपके साथ होती। आपके साथ जनता नहीं है, कितनी भाषण करिए, कितनी कहिए कि हम उसके साथ हैं। ये गवर्नमेंट। नवीन शर्मा साहब, पवन खेड़ा जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि सरकार तो राहुल गांधी पर समाज को जातियों में बांटने के आरोप लगाती रही है। जब भी उन्होंने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया तो क्या अब ये सरकार खुद जो है वो जातियों में बांट रही है इस जातिगत जनगणना के जरिए? साथ ही उन्होंने पूछा कि अगर सरकार को राहुल गांधी की बात माननी है तो फिर उनका विरोध क्यों किया जाता है? हेमंत जी देखिए, जब भी कब भी मैंने डिबेट की शुरुआत में भी ये कहा कि 2023 से ये सब सिलसिला चालू हुआ है। 2023 से पहला सेंटेंस जो बोला गया राहुल गांधी के द्वारा जातिगत जनगणना के विषय में, 2023 से सिलसिला चालू हुआ। 25 के अप्रैल माह में हम बैठे हैं और अगर इनका कहना यह कि साहब ये हमारी बात मानकर ये काम कर लिया, तो दरअसल क्या इनकी बुद्धि विवेक इस लायक है नहीं कि इनकी बात मानकर देश में कोई बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए राजेंद्र जी, बीच में मत बोलिए, डिबेट नहीं हो पाएगी। देश को बांटना चाहते हैं राजेंद्र जी, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में आप बांटना चाहते हैं, आप बोल लीजिए। नहीं, मोदी जी पूरे देश में घूम घूम के कहते थे कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन देश को बांटना चाहता है। तो अब मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, क्या मोदी जी अब इस देश को बांटना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं क्योंकि हमने कहा था कि इस देश की 90% आबादी को उसका वाजिब हक मिलना चाहिए, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो, चाहे वो निजी क्षेत्र हो, चाहे वो संपदा की बात हो। तो जवाब दे रहे ना, अंबानी अडानी का राज नहीं चलेगा, या सिर्फ और सिर्फ पूरे देश के अंदर जो 90% आबादी है। और हम तो यहां तक भी कह रहे हैं साहब, वो नवीन जी इसी पर जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। % की जो दीवार है वो नहीं, मैं जब तक नहीं बोलूंगा जब तक ये चुप नहीं हो जाएंगे। अरे साहब, मैं नवीन जी जब इसी तक नहीं पर बोलूंगा जवाब दे रहे जब तक हैं। ये चुप नहीं हो जाएंगे। और डिबेट पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, आपको बीच में बोलने से रोकना नवीन जी चाहिए। प्लीज, आपको कुछ और बोलना, राजेंद्र जी मुझे मत सिखाइए प्लीज। आपको राजेंद्र आप जी अपना काम कीजिए ना, बोल लीजिए, बीच में मत टोकिएगा। बोलिए, आप बोलिए, पहले बोल लीजिए आप। नहीं, ये इस तरह से नहीं होगी। अरे साहब, एक मिनट शांत रहिए। आप नवीन जी तो नहीं बोलेंगे आप? नवीन जी जवाब दीजिए। आप शांत हो जाएंगे? शांत है वो, जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, नहीं आप मेरे से पूछने के लिए 70 साल से क्यों नहीं जातिगत आपसे नहीं, मैं इन्हीं से पूछना चाह रहा हूं। राजेंद्र जी से ही मेरा प्रश्न है, आप 70 साल से ये आरक्षण की जातिगत जनगणना के विषय को आप 70 साल से क्यों दबाकर बैठे थे? आपको आजादी के बाद अचानक 2023 में क्यों इस जातिगत जनगणना की याद आई? मेरा यह प्रश्न है, सार्वजनिक प्रश्न है। ये अरे साहब, इसका जवाब है क्या? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना भाई आपसे, जब आपने इतने सालों तक सत्ता भोगी है। अगर वो ये सवाल पूछ रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? देश के अंदर बिल्कुल संक्षेप में, एक लाइन में पूछ रहे ना सवाल। ये प्रधानमंत्री मोदी जब पूरे देश के अंदर घूम घूम के कांग्रेस पार्टी नहीं, आप पूरे देश में घूम घूम के आप SC ST OBC के हितैषी बनते हैं, लेकिन ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से किया गया है। जातिगत जनगणना का विपक्ष के पास में इसे लेकर के ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के पास एक हथियार था, वो भी मोदी जी ने छीन लिया, लेकिन दूरगामी परिणाम क्या होंगे इसे लेकर के भी लगातार चर्चाएं हो रही है। नमस्कार।